Computer Science Class 9th. Topic of today is flowchart. अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ करते हैं। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो फ़्लो चार्ट क्या होता है? व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट? फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फ़्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका होता है कि जिसमें हम डायाग्राम्स के ज़रिए, ग्राफ्स के ज़रिए, कुछ अशकाल की मदद से हम एक मसले का हल बनाते हैं, यानी उसे प्लान करते हैं कि हमने इस मसले को इस तरह हल करना है। उसमें हम मुख्तलिफ डायाग्राम्स इस्तेमाल करते हैं और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से कुछ सिंबल्स की मदद से हम उस मसले को हल करते हैं। वी यूज़ सिंबल्स फॉर ईच स्टेप। हर स्टेप जो उस मसले का है उसके लिए हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, अलामतें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि रोड के ऊपर मुख्तलिफ सिंबल्स लगे होते हैं। दाएं मुड़ने का सिंबल, बाएं मुड़ने का, आगे जो है वो कैमरे का, मुख्तलिफ सिंबल्स लगे होते हैं, इशारे होते हैं। इसी तरह हम इन सिंबल्स को यहाँ कंप्यूटर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। The symbols are connected with the help of arrows to show the flow of process. ये जो सिंबल्स होते हैं ये एरोज की मदद से, तीर की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो प्रोसेस है, जो अमल है वो इस तरीके से होगा, यानी ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट shows that both steps and the orders are important. यानी फ्लो चार्ट हमें बताता है कि जो स्टेप्स हैं, जो हमने कदम लेने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका आर्डर भी ज़रूरी है, यानी उनकी तरतीब भी ज़रूरी है। मसलन हम चाय बना रहे हैं तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी लेंगे और उसके बाद उस बर्तन को हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और चूल्हे को आग लगाएंगे। फिर हम उस पानी को गर्म करेंगे, उसमें पत्ती डालेंगे, उसमें चीनी डालेंगे और उसको उबलने देंगे और फिर उसके अंदर दूध डालेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया, यानी हमने ये स्टेप फॉलो नहीं किए, तो चाय नहीं बनेगी। यानी पानी नहीं डाला या पहले पत्ती डाल दी और पानी बाद में डाला, तो ये हमारा प्रोसेस ठीक नहीं होगा। तो फ्लो चार्ट में स्टेप्स भी बहुत ज़रूरी हैं और उनका आर्डर, यानी उनकी तरतीब भी ज़रूरी है। जो काम हमने पहले करना है वो पहले करना है, जो बाद में करना है वो बाद में करना है। तो आर्डर भी ज़रूरी है, सीक्वेंस भी ज़रूरी है। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। फ्लो चार्ट सिंबल्स के ज़रिए, इशारों के ज़रिए, अलामतों के ज़रिए वो हमें इस प्रोसेस का, यानी ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो अमल है उसको बहुत अच्छे तरीके से और नुमायां तौर पर और साफ़ सुथरे तरीके से हमारे सामने वो रखता है और एक्सप्लेन करता है। और अगर हम फ्लो चार्ट किसी मसले का बनाएंगे तो देखने वाला समझ जाएगा कि इसने मसले को किस तरीके से हल किया है और ये तरीका आया ठीक है या नहीं है। तो फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। इसमें सिंबल्स भी होते हैं और टेक्स्ट भी होता है, यानी लिखा भी होता है। हम बात करते हैं अब फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स की। व्हाट आर द फ्लो चार्ट सिंबल? तो ये एरो है, ये फ्लो लाइन इसे कहते हैं, ये फ्लो लाइन है और इससे हमें क्या पता चलता है? इट शोज़ फ्लो ऑफ स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। ये हमें बताता है, ये सिंबल, ये अलामत, कि इस फ्लो चार्ट में ये प्रोसेस होगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी, यानी पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो एरो का जो सर होगा, हेड होगा, जिस तरफ होगा, इसका मतलब है कि प्रोसेस उस तरफ चल रहा है। दूसरा जो निशान है वो है टर्मिनल का। ये टर्मिनल कहते हैं ख़त्म करने को, जहाँ से हमारा फ्लो चार्ट शुरू होगा, हमारा प्रोसेस शुरू होगा, उसके आगाज़ में ये
निशान लगा होगा या जहाँ पर प्रोसेस ख़त्म होगा उस पर ये निशान लगाया जाएगा। इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट को ये शुरू कहाँ से करना है, शुरू की सिंबल ये लगेगा, और जहाँ फ्लो चार्ट ख़त्म होगा तब भी ये सिंबल लगेगा। ये रेक्टेंगल जो है ये सिंबल है प्रोसेस का, यानी जो प्रोसेस होगा, जो अमल होगा, जो ऑपरेशन होगा। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू, यानी वैल्यू जो है हमने इसमें कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सा अमल करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, नाम लिखने हैं, जो भी हम चाहते हैं वो इसके अंदर हम वो प्रोसेस लिखेंगे। फिर ये प्रोसेस जो है ये रंबस का या डायमंड का जो निशान है ये डिसीजन का सिंबल है। यहाँ फैसला करना है कि इस अमल के बाद ये जो डायरेक्शन है ये अगर अमल होगा तो ये इसका जवाब और इस तरफ फ्लो करना है, और अगर दूसरा उसका जवाब होगा तो दूसरी तरफ फ्लो करना है। इट शोज कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमिन्स विच वन ऑफ टू पाथ्स टू टेक। दो रास्ते हैं, हम दो राह पे खड़े हैं, तो यहाँ फैसला करना है कि हमने कौन से रास्ते पे जाना है, दाएं तरफ जाना है, बाएं तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। तो ये डिसीजन के लिए जो भी डिसीजन यहाँ लेना है वो इसके अंदर लिखना है। द ऑपरेशन इज़ कॉमनली अ यस नो क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स टेस्ट, यानी इसमें यस और नो होता है। यस है तो एक तरफ जाना है, नो है तो दूसरी तरफ जाना है। इसी तरह यस जो है उसका मतलब ट्रू, अगर ट्रू होगा तो हमने इस साइड पे जाना है, और फॉल्स होगा तो हमने दूसरी डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ डिसाइड करना होता है। इसके बाद जो फ्लो चार्ट का वो जो डायरेक्शन है, जो एरो है, वो उस तरफ लगाया जाता है जिस तरफ उसने फ्लो करना है। उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, यस या नो का होता है, या फिर ट्रू या फॉल्स का होता है। इसके बाद ये सिंबल जो है इनपुट और आउटपुट का सिंबल है। ये पैरेललोग्राम जो है ये इनपुट, यानी जो हमने इनपुट करना है, जो हमने चीज़ उसमें कंप्यूटर को देनी है, उस प्रोग्राम में जो चीज़ हमने देनी है वो है इनपुट, और आखिर में जो आउटपुट है वो भी हमें इसी सिंबल में ज़ाहिर करना होती है। तो दिस सिंबल इंडिकेट्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र और डिस्प्ले रिजल्ट्स टू यूज़र। या तो डेटा लिया जाता है यूज़र से या फिर उसको यूज़र को डिस्प्ले दिया जाता है, यानी यूज़र से डेटा लेकर प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के बाद उसका एक आउटपुट आती है, एक रिज़ल्ट आता है, वो भी यूज़र्स को दिया जाता है। तो ये इनपुट और आउटपुट को ज़ाहिर करता है। तो इनपुट में भी ये होगा, और जब आउटपुट जो हम चाह रहे हैं वो भी इसी सिंबल के अंदर लिखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं। ये सर्कल का निशान है, ये कनेक्टर इसे कहते हैं, कनेक्ट करते हैं जोड़ने को। बाज़ औक़ात फ़्लो चार्ट किसी एक पेज पर मुकम्मल नहीं होता, तो हम जो उसका बाकी हिस्सा होता है वो अगले पेज पे जाता है। तो नेक्स्ट पेज में हम ये कनेक्टर लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो फ़्लो चार्ट है इसका कुछ हिस्सा पिछले पेज पर भी है। इफ़ अ फ़्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज, then this symbol is used to connect parts of flow charts on different page। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दूसरे पेज के ऊपर भी फ्लो चार्ट का कुछ हिस्सा है। बाज़ औक़ात फ्लो चार्ट बड़े होते हैं, वो एक पेज पर नहीं आते, और उनका कुछ हिस्सा दूसरे पार्ट पर लेके जाना होता है। तो ये सिंबल लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये फ्लो चार्ट जो है ये सिर्फ इस पेज पे नहीं है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा दूसरे पेज के ऊपर भी है। तो स्टूडेंट्स ये थे मुख्तलिफ सिंबल्स फ़्लो चार्ट के। फ़्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई द फ़्लो चार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट, ये क्यों हम बनाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग अ सॉल्यूशन। ये मसले को हल करने का जो प्लान करते हैं, हम मंसूबा बनाते हैं। हम इससे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन को प्लान करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये मदद करता है हमारी किसी भी सॉल्यूशन को प्लान करने में। नंबर 2, इट गाइड्स अस टू अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। ये वो हमें बताता है, हमें समझाता है, वजाहत करता है कि ये मसला इस तरीके से हल किया गया था।
यानी पहले ये स्टेप उठाया गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इससे हमें ये स्टेप्स भी पता चलते हैं, डायरेक्शन भी पता चलती है, आर्डर भी पता चलता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ बेटर टू विजुलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली दैन टेक्स्ट। ये क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। हम टेक्स्ट के ज़रिए, हम एक मजमून के ज़रिए, हम किसी अल्फाज के ज़रिए जो वज़ाहत करते हैं वो ज़्यादा लंबी वज़ाहत करना पड़ती है। उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो फ़्लो चार्ट हमें ग्राफिकली आसानी से एक बड़े मसले के सलूशन को हमारे सामने रख देता है और हम उसको अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे मकान हम बनाते हैं तो मकान में पहले हम एक उसका नक्शा बनवाते हैं। वो नक्शा हमें बता देता है कि ये यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ से गेट होगा, यहाँ पोर्च होगा, यहाँ टीवी लाउंज होगा। तो उस मैप को देख के ही हम, अभी मकान नहीं बना लेकिन हम उस मैप को देख के, उस चार्ट को देख के, वो जो आर्किटेक्ट ने बनाया है, हमें पता चल जाता है कि ये मकान कैसा होगा। तो ये ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझने में हमारी मदद करता है। तो फ़्लो चार्ट हमारी मदद करता है कि हम फ्यूचर में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको हमें समझने में, उसको विजुलाइज करने में, उसको तसव्वुर करने में ये हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। फ़्लो चार्ट से हमें अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है, वेरीफाई कर लेते हैं हम कि ये जो सोल्यूशन है ये ठीक हल हुआ है या गलत हुआ है। क्योंकि स्टेप्स अगर ठीक लिए गए हैं तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन ठीक है। अगर स्टेप्स को देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि जो बाद वाला स्टेप है वो पहले ले लिया गया है, तो इट मीन्स कि ये सोल्यूशन ठीक नहीं है। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर्स। दूसरों को प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको दूसरों को बताने में इस तरीके से आसानी होती है कि हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, या हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो इस तरह सॉल्व किया है। तो दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए भी फ़्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो समझने के लिए भी ये फ़्लो चार्ट हमारी मदद करता है। क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। तो किसी भी स्टेप्स में अगर कोई ख़राबी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। इट इज़ हेल्पफुल टू नो द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस टेकन फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस फ़्लो चार्ट से हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो तरतीब है उसका भी पता चलता है कि जी सबसे पहले ये किया है, इसके बाद ये दूसरा मरहला लिया गया है, फिर तीसरे मरहले में ये काम हुआ है। तो इस तरह हमें उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो तरतीब है, उसको समझने में भी हमारी मदद होती है। अब फ़्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? फ़्लो चार्ट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? यानी फ़्लो चार्ट जब हम बनाते हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? तो सबसे पहले एक चीज़ है इनपुट्स। वो जो चीज़ हम कंप्यूटर को किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ हम दे रहे होते हैं वो इनपुट होती है। जैसे मकान बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए, हमें प्लाट चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें सरिया चाहिए। तो ये सारे इनपुट्स होंगे। तो किसी भी मसले को हल करने के लिए आपने कहीं जाना है तो ज़ाहिर है उसके लिए आपके पास वक्त होना चाहिए, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके लिए आपके पास मालूम हो कि हमने जाना कहाँ है, आपको पता हो कि गाड़ी कौन सी गाड़ी है उसमें जाना है, कितना वक्त लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनपुट्स हैं। तो किसी मसले को हल करने के लिए जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से जो डेटा लेता है वो इनपुट्स कहलाते हैं। नंबर 2 है प्रोसेसिंग। प्रोसेस का मतलब है कि अमल करना है, यानी करना क्या है। जैसे चाय बना रहे हैं तो इनपुट हमारे पास पानी है, चीनी है और इसी तरह पत्ती है और साथ आग या गैस या कोई एनर्जी का कोई सोर्स है। ये इनपुट्स हैं। फिर जब चाय बन रही होगी तो ये प्रोसेस है। परफॉर्मेंस यानी प्रोसेस या परफॉर्मेंस मीन्स टेकिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जो है उसको लेना वहाँ से, यानी इसको कैलकुलेट करना, इसको कंप्यूट करना और फिर इसको
रिज़ल्ट को स्टोर करना, ये है प्रोसेसिंग। थर्ड है डिसीजन मेकिंग, कि फैसला करना होता है कि हम किस तरीके से ये अमल करेंगे। डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, यानी ये फैसला करता है डिसीजन जो है फैसला होता है कि इस स्टेटमेंट में अगर ट्रू होगा तो हम ये स्टेप लेंगे, अगर फॉल्स होगा तो ये दूसरा स्टेप होगा। अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब स्टेप कौन सा होगा, ये डिसीजन मेकिंग है। और नंबर 4 है आउटपुट्स, यानी आउटपुट्स क्या हैं, यहाँ से हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा। ये 4 जो हैं आउटपुट डिस्प्लेज द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस से जो रिज़ल्ट निकलेगा वो आउटपुट कहलाएगा, वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट्स हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग हैं और फिर उसके बाद आउटपुट है। तो प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग होती है और डिसीजन मेकिंग के नतीजे में फिर आउटपुट मिलती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इनपुट्स, प्रोसेसिंग है और डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट्स हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक फ्लो चार्ट की, जिससे बात समझने में ज़रा आसानी होगी। मसलन कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू द फ़ारेनहाइट डिग्री, ये जो सेल्सियस है सेंटीग्रेड थर्मामीटर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर जिसको कहते हैं, इसको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में तब्दील करना है। तो सेंटीग्रेड थर्मामीटर वो होता है कि जिसमें 0 से 100 तक के दर्जे लगे होते हैं, तो उसको चेंज करने का बाकायदा फार्मूला है। तो जब तो देखिए हमने ये सिंबल लगाया है, हमने कहा था कि स्टार्ट के लिए ये सिंबल होता है, उसके बाद एरो का मतलब है कि इस तरफ ये प्रोसेस जा रहा है। फिर हमने ये इनपुट, ये जो है हमारा इनपुट इसमें डालते होते हैं, ये इनपुट की जो सिंबल है पैरेललोग्राम, इसमें इनपुट, इसमें नंबर हमने डालने हैं और नंबर किस में है, सेल्सियस में है, यानी सेल्सियस डिग्री, सेंटीग्रेड डिग्री जो है वो, या सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो हमने यहाँ डालना है। सपोज़ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ हमने 20 लिखना है। फिर अगला स्टेप होगा जिसमें हम ये प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस का निशान है, यानी इसमें हमें चाहिए क्या, ये जो इनपुट होगी यानी सेल्सियस इज़ इक्वल टू होगा फ़ारेनहाइट में हमें चाहिए, और वो है, इसका फार्मूला हम लिखेंगे सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और होल प्लस 32। जो आंसर आएगा उसमें 32 को ऐड करेंगे, यानी पहले सेल्सियस डिग्री को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे और ये जो जवाब आएगा इसमें 32 ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आउटपुट यानी इसमें हमें प्रिंट फ़ारेनहाइट, यानी प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट है, ये हमें आउटपुट चाहिए, ये फ़ारेनहाइट में चाहिए। और ये भी आप देखें कि हमने पैरेललोग्राम में लिखा है, हमने कहा था कि इनपुट और आउटपुट जो है वो उसके जो सिंबल्स हैं वो पैरेललोग्राम है। फिर फ्लो चार्ट, ये प्रोसेस एंड हो गया, तो ये एंड का निशान है, टर्मिनल का निशान है, शुरू में भी यही निशान है, आखिर में भी यही निशान है। हम पहले बात कर चुके हैं कि ये सिंबल जो है वो इस्तेमाल होता है किसके लिए, टर्मिनल के लिए, यानी किसी प्रोसेस को शुरू करने या उसे ख़त्म करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें हमने सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज किया। अब ये फिज़िक्स की एक एग्जांपल है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी हमने एक्सेलरेशन उसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये सिंबल निशान है स्टार्ट का, फिर एरो, अगला जो है वो फोर्स क्या होती है, और यानी मास, एक्सेलरेशन क्या होती है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से F = ma होता है। ठीक है, इसमें हमें चाहिए, हमने एक्सेलरेशन जो कि फाइंड करना है, इसके लिए हमें इनपुट चाहिए होगी मास और फोर्स। अब ये जो है आगे फाइंड करें, एक्सेलरेशन = फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी A = F/m होता है, तो ओवर के बजाय हम डिवाइड का निशान लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ACC एक्सेलरेशन = फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये हमारा प्रोसेस होगा। फिर इसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा प्रिंट एक्सेलरेशन ACC, तो ये हमें एंड इसमें मिलेगा। आप देखेंगे इसमें क्या गलती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो निशान लगा हुआ है ये यहाँ पर प्रोसेस का निशान है, यहाँ कौन सा निशान होना चाहिए, पैरेललोग्राम का निशान होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये निशान, यानी ये निशान इनपुट और ये आउटपुट के लिए होता है। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारे पास प्रिंट, और एक्सेलरेशन प्रिंट किया और फिर उसके बाद प्रोसेस एंड हो गया। तो ये मेथड है
मालूम करने का, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब जो है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको मालूम है कि क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो स्टार्ट किया, उसके बाद एरो लगाया, फिर हमने यहाँ पे इनपुट का ये सिंबल, यानी इनपुट जो है एज है, यानी साइड, साइड जो है वो इनपुट है, और फिर प्रोसेस होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एज इंटू एज इंटू एज, यानी एज से मराद साइड है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये हमारा प्रोसेस होगा। फिर हमें आउटपुट मिलेगा प्रिंट, ये हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम हमें मिल गया, प्रिंट वॉल्यूम, एरिया नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। यानी चूँकि हम मालूम कर रहे हैं क्या चीज़, वॉल्यूम। तो ये हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगला स्टेप है एरो लगाया और इसमें एंड, प्रोसेस जो है वो एंड हो गया। फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। 5 नंबर है हमारे पास, उनका हमने प्रोडक्ट सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और एवरेज भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, इसमें फिर इनपुट हमारी है यानी नंबर है। अब 1 2 3 4 जो भी नंबर आप लेना चाहते हैं वो लिख दें। यहाँ की चूँकि हमारे पास नंबर नहीं है, हमने सपोज कर लिया n0 n1 n2 n3 और n4, ये 5 नंबर हैं। इनकी जगह नंबर भी लिखे जा सकते हैं जिन 5 नंबर्स के आप एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं, या जिनको सम करना चाह रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अब एरो में क्या होगा, ये तो इनपुट आ गई। अब हमने यहाँ प्रोसेस किया है, सम हमने किया है, सम इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। और दूसरा है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जब हमने फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई कर दें, n0 प्लस n0 मल्टीप्लाइड बाई n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 मल्टीप्लाइड बाई n3 मल्टीप्लाइड बाई n4। एवरेज फाइंड करना है तो AVG एवरेज इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। इन सब को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 5 नंबर हैं तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो ये एवरेज निकल आएगी। ये हमारे पास है, प्रोसेस होगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगी प्रिंट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। यानी 3 चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी और एवरेज भी। उसके बाद एंड हो गया। तो ये था, 5 नंबर हैं या कोई भी नंबर हैं, गिवन नंबर, आप 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं। तो उनकी जब हमने इनको ऐड भी कर लिया, इनको मल्टीप्लाई भी कर लिया और इनको इनकी एवरेज भी फाइंड कर ली, तो इसका ये फ्लो चार्ट इस तरह बनेगा। नेक्स्ट है फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया जो है फाइंड करना है। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे, फिर एरो, फिर हमने ये इनपुट का जो सिंबल है वो डाला है और उसके अंदर लिखा है इनपुट क्या है, बेस इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस एंड हाइट जो है वो इसकी इनपुट है, बेस चाहिए होता है और हाइट हमें चाहिए होती है। इसके लिए प्रोसेस क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पैरेललोग्राम की हमें उसका वॉल्यूम, हमें उसका एरिया मालूम हो जाता है। फिर इसमें हमें प्रोसेस होगा प्रिंट एरिया, यानी एरिया आउटपुट हमें मिल गया एरिया, और फिर उसके बाद एंड हमने कर लिया। तो ये फ्लो चार्ट है किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए। कंडीशनल फ्लो चार्ट भी होते हैं। कंडीशनल फ्लो चार्ट का मतलब है कि हमको कंडीशन लगा देते हैं, उसमें कोई शर्त लगा देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो यूँ करना है, अगर यूँ होगा तो यूँ करना है। A condition can be imposed on the flow chart. A condition can be imposed on the flow between the steps. Steps के दरमियान, इससे पहले जो हमने फ्लो चार्ट किए हैं उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमें कंडीशन लगाना पड़ती है, तो फ्लो के दरमियान में कोई हम शर्त लगा देते हैं, कोई कंडीशन रख देते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो यूँ होगा। द कंडीशन मे बी ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशन जो है ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या फिर हमने कहा था ट्रू की जगह यस और फॉल्स की जगह नो भी हो सकता है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द फ्लो बाय डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन दैट इज फॉल्स। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द फ्लो विल बी डिफरेंट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो डिफरेंट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो दूसरा
जो है उससे मुख्तलिफ होगा, यानी फ़्लो एक ही तरफ नहीं होगा। ट्रू के लिए फ़्लो एक डायरेक्शन होगी और फॉल्स के लिए डायरेक्शन दूसरी होगी। इसके एग्जांपल हम लिखते हैं कंडीशन की। डिटरमिन वेदर द नंबर इज़ ऑड और इवन। हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो नंबर है ये क्या है, इवन है या ऑड है, इसको हमने डिसाइड करना है। और इस तरह हम कुछ कंडीशन लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा स्टार्ट हम लेते हैं, उसके बाद एरो लगाते हैं। इनपुट हमारे पास नंबर है जिसका बारे में हमने डिसाइड करना है कि ये क्या है, इवन है या ऑड है। उसके बाद कैसे हम इवन या ऑड का डिसाइड कैसे करते हैं, ठीक प्रोसेस क्या होगा। इवन और ऑड का प्रोसेस ये होगा कि जब भी किसी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा वो इवन होता है, और अगर कुछ रिमाइंडर बाकी बचा है, आमतौर पे 1 होता है, तो वो ऑड होगा। अगर रिमाइंडर है कोई तो वो ऑड होगा, और अगर रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर नहीं है रिमाइंडर है, यानी बकाया जो बचता है, तो रिमाइंडर अगर 0 होगा तो वो नंबर इवन होगा। जैसे 4 है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़र 4, तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 4 जो है वो इवन है। 6 है तो 2 3 ज़र 6, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये है कि ये इवन है। लेकिन 7 है तो 2 3 ज़र 6 और 1 रिमाइंडर है, इट मीन्स कि ये इवन नहीं है, ऑड है। तो ये नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। आर रेम का मतलब है रिमाइंडर, एंड इज इक्वल टू एन मॉड 2, तो मॉड का मतलब है डिवाइड, एन को 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिसीजन का देखेंगे, यहाँ पर जब कंडीशन लगती है तो डिसीजन पहले लिया जाता है। रिमाइंडर इज़ 0, यानी रैम इज़ 0, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो फिर क्या होगा, यस। फिर हम इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड पे, अगर रिमाइंडर 0 है तो यस, और प्रिंट एन इज़ इवन। तो अब यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा कि यानी आउटपुट जो हमें मिलेगी वो ये कि नंबर इवन है। और अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर नो होगा, और यहाँ पे प्रिंट एन इज़ ऑड, तो फिर हमें आउटपुट मिलेगी कि ये नंबर ऑड है। तो इस तरह डिसाइड हो जाएगा कि ये नंबर इवन है या ऑड, और फिर यहाँ पर एंड प्रोसेस होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपने देखेंगे हमने लगा दी है। ये रिमाइंडर जो है दैट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगी हुई है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यस की तरफ जाएंगे हम लेफ़्ट साइड पे, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम नो की तरफ जाएंगे, और इस तरह हमें ऑड और इवन को अलग से पता चल जाएगा। तो ये फ़्लो चार्ट है जिसमें कंडीशन इम्पोज की गई है।